हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी 4th यूनिट चल रही है इंट्रोडक्टरी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, जहाँ हमने काफ़ी देख लिया, इंट्रोडक्शन ड्रग वगैरह का पढ़ लिया था। ठीक है, काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लिया है और फिर हमने कल स्टार्ट किया था एनाल्जेसिक्स, ठीक है, और एंटीपायरेटिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, और आज हम देखेंगे एंटीबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, एंटीबायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट हम जो मेडिसिन या ड्रग लेते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जो कि छोटे यानी कि ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे होता है, तो उनसे अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्या लेंगे? एंटीबायोटिक्स। चलिए पहले एंटीबायोटिक्स के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। चलिए देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो जो टर्म है आपकी एंटीबायोटिक्स, जो टर्म है एंटीबायोटिक्स वो किसने दी थी? विलमैन ने दी थी। ठीक है, विलमैन ने दी थी। किस ईयर में दी थी? 1889 में दी थी। और इन्होंने क्या बताया, क्यों दी थी ये टर्म? टू डिफाइन द एक्टिव कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। इन्होंने ये बताया कि ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स थे एक्टिव कंपाउंड्स जो क्या किस प्रोसेस के लिए यूज़ हो रहे थे? एंटीबायोटिक्स के लिए, यानी कि प्रतिजीवी के रूप में। प्रतिजीवी मतलब प्रतिजीवी होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्रतिजीवी यानी कि एंटीबायोटिक। ठीक है, अब क्या होगा, वो ये होते हैं जैसे आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? जहाँ भी मतलब बॉडी में हो जाते हैं डेवलप। ठीक है, अब उन्हें क्या होता है, वो अंदर बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है उसे रोकना पड़ता है हमें। तो वो किसके थ्रू रुकता है? वो कुछ सर्टेन मेडिसिन ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अगर हम वो ले लें तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ब्लॉकिंग का काम करेंगे। और वो क्या करेंगे, उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि बैक्टीरिया है उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला गया है क्योंकि उसे नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, जो थिंग्स हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटी वस्तुएं, छोटी जीवों के लिए हम यूज़ करते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आता है आपके पास एक होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म में? आप ही बताओ, आप बताओगे। तो हम आते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम तो देखे जा सकते हैं। ठीक है, हम तो आई से भी देख सकते हैं एक दूसरे को, हमें चश्मे की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम देखते हैं, ठीक है, उन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें माइक्रो बोला गया है। तो बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है बॉडी में और बॉडी को अंदर क्या कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम जो मेडिसिन या जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ऐसा ये जो है आपके टर्म, तो कुछ एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि क्या होते हैं, किसके प्रोसेस के लिए? एंटीबायोटिक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये किसने बताया और उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ये बताया आपके विलमैन ने। किसने बताया? विलमैन ने। ठीक है, किसने बताया? विलमैन ने। और कब बताया था विलमैन ने? 1889 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आया आपके पास, नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक बार देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अकॉर्डिंग टू वैक्समैन। अब ये वैक्समैन आए, एक और साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया एंटीबायोटिक को लेकर? उन्होंने बोला कि एन एंटीबायोटिक्स इज़ अ सब्सटेंस। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस है जो किससे बना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर बना है। किससे बना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर बना है। एंड विच हैज़ द कैपेसिटी, ये टेंडेंसी, जो क्या रखता है? कैपेसिटी रखता है, टेंडेंसी रखता है, यानी कि क्षमता रखता है ऑफ इनहिबिटिंग, यानी कि रोकने के लिए, और डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म करने के लिए द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरे क्या है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उनको क्या करेगा, उनको ख़त्म करने के लिए या उनकी जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसे रोकने के लिए जो हम सब्सटेंस लेते हैं उन्हें ही एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से मिलकर बने हैं, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इन जनरल अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज एंटीबायोटिक्स। अब आगे बोला है कि जो जनरल वे में अगर हम देखें कि एंटीबायोटिक्स क्या है और कौन हो सकते हैं कौन नहीं, तो उसके लिए 2 कंडीशन दी हैं कि अगर वो दोनों फॉलो करते हैं तो हम उन्हें एज अ एंटीबायोटिक्स कंसीडर कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कौन कौन से होते हैं वो आपके, तो ए प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर कोई जो आपका प्रोडक्ट है वो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है तो हम उसे कंसीडर करेंगे एज अ एंटीबायोटिक्स। मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपका, मेटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें क्या होगा, जो बॉडी है आपकी वो जो भी कुछ खाते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी हमारी जो भी कुछ ईट करती है, जो भी हम ड्रिंक करते हैं, क्या करती है, उन सब की फूड कैलोरीज को किसमें कन्वर्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारी बॉडी को इंस्टेंट हीट देती है, हीट बोल रही हूँ, इंस्टेंट एनर्जी देती है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी देती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो अगर जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे होंगे तो उन्हीं प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है आपका अ सिंथेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक्स। और सिंथेटिक प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो प्रोड्यूस्ड हुआ है एज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक। जो आपके नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ आपके नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, जैसे हनी आपका नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, और गार्लिक आपका नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो इसी तरह जो कुछ आपके नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक्स हैं उन्हीं की स्ट्रक्चर पे बेस्ड, उन्हीं की स्ट्रक्चर के अनुरूप, यानी कि सेम उसके स्ट्रक्चर के अनुरूप क्या बनाया गया है, एक प्रोडक्ट बनाया गया है। और बनाया गया है तो सिंथेटिक प्रोडक्ट कहलाएगा, जो क्या करता है, विच एंटागोनाइजेज, जो क्या करता है, एज अ ब्लॉकिंग का काम करता है। एंटागोनाइज क्या था, वो पढ़ा था हमने, एंटागोनिस्ट, वहीं से रिलेट करिए। विच एंटागोनाइजेज, जो क्या करता है, रोकता है, यानी कि ब्लॉक का काम करेगा बीच में, और क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ को रोक देगा। किसकी ग्रोथ की बात चल रही है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो यानी कि जो आपके नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, सिंथेटिक्स अपने एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जो क्या करते हैं, रोक देते हैं ग्रोथ किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, कैसे रोकेंगे, उनके बीच में आके ब्लॉकिंग का काम करेंगे। ठीक है, ब्लॉक कर देंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और भी क्या है कि, और या क्या कह सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक स्पेसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं, या उनका जो रहना है, सर्वाइवल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब वो उनको रहने के लिए क्या होगा, जब वो ब्लॉकिंग का काम कर देंगे तो क्या होगा, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका तो सर्वाइवल कर पाना मुश्किल होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होगा, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, अब क्या है, इज़ इफ़ेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, और वो क्या है आपका, जो ये वाला हमने प्रोडक्ट बनाया है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एंटीबायोटिक है हमारी, उसकी लो कंसंट्रेशन ही सफिशिएंट होगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में। ठीक है, और हमारी बॉडी को क्योर करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेंगे, किससे रोक देंगे, हमारी बॉडी के अंदर किसको रोक देंगे, प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारी बॉडी के अंदर रोक देंगे। तो वो मेडिसिन्स या ड्रग्स जो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोक देंगे या उनकी ग्रोथ को कम कर देंगे, जिससे उनका सर्वाइवल कर पाना मुश्किल होगा। क्या करेंगे, वो जो ड्रग्स या मेडिसिन्स आप लोगे, एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, ब्लॉकिंग का काम करेंगे, ताकि वो सर्वाइव ना कर पाएँ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, या फिर उनका जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। ये थी कुछ आपकी लाइंस
एंटीबायोटिक्स के लिए जो फर्स्ट वाला जो एंटीबायोटिक्स टर्म है वो किसने दी थी, विलमैन ने दी थी। और फिर उसके बाद एक डेफिनेशन दी है वॉक्समैन ने। और फिर जनरली आप किसी भी सब्सटेंस को क्या है एंटीबायोटिक्स कंसीडर कर सकते हैं कब, जब क्या होगा अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये वाला टर्म को वो क्या करेगा, प्रूफ करेगा, अभी आपको बताया, ठीक है। अ सिंथेटिक प्रोडक्ट, ये वाली लाइन इसको और जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो सब्सटेंस है, वो जब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हम कह देंगे कि वो क्या है, एंटीबायोटिक्स है। अब क्या है, आपकी जो एंटीबायोटिक्स है वो 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो एंटीबायोटिक्स फॉल इन 4 कैटेगरीज। देखो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आपकी। पेनिसिलिन, जो आपकी पेनिसिलिन है ये भी एक एंटीबायोटिक्स का काम करता है, जो कि आपका पेनिसिलिन मोड से मिलकर बना होता है, और ये आपका फर्स्ट क्या है, आपका एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। इसे सिंथेटिकली डेवलप किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे द अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, एक आपका जो सेकंड है द अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये भी आपका एंटीबायोटिक्स ही है, ठीक है। एक है आपका क्लोरएम्फेनिकोल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका जो सीरियस इन्फेक्शंस हैं उसके अगेंस्ट हम लेते हैं, लाइक टाइफाइड फीवर में हम लेते हैं, ठीक है। फिर आपका 4 द टेट्रासाइक्लिन्स, ये जो है आपका, ये भी एंटीबायोटिक्स है, और ये क्या होता है, इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है बीएससी लेवल पर, वो आपका सिर्फ ये वाला क्लोरएम्फेनिकोल एंटीबायोटिक्स ही है। तो हम पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लोरएम्फेनिकोल के बारे में। इसकी क्या देखेंगे, जैसे हमने पैरासीटामोल और एस्प्रिन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था आपकी क्लास में, तो ऐसे ही हम क्लोरएम्फेनिकोल भी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी सिंथेसिस देखेंगे, ठीक है। तो क्लोरएम्फेनिकोल के बारे में देख लेते हैं कि किस लिए यूज़ होता है, फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी है, और फिर सिंथेसिस देखेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्लोरएम्फेनिकोल के बारे में कि होता क्या है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है आपका ये क्लोरएम्फेनिकोल। तो क्लोरएम्फेनिकोल जो है आपका एक लीवोरोटेटरी है, ठीक है। लीवोरोटेटरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो आपका क्लोरएम्फेनिकोल है वो लीवोरोटेटरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ है कहाँ से, स्ट्रेप्टोमाइसेट्स से, ठीक है। ये क्या है आपका, जो आपका ये स्ट्रेप्टोमाइसेट्स है, ये क्या है आपका, ये भी बैक्टीरिया है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ से ये इसको क्या किया गया, सिंथेसाइज किया गया, और ये फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया गया था 1949 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब इसकी स्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुकी थी, फर्स्ट टाइम जब सिंथेसिस हुआ तो इसको ये हुआ था 1949 में, और जो इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफस एंड टाइफॉइड फीवर। जो ये इसका यूज़ है, स्पेशली हम इसका यूज़ देखें तो कहाँ है इसका यूज़, टाइफाइड फीवर के लिए, ठीक है। अभी क्या है, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिसीजेज़, ये क्या है, इफेक्टिव है अगेंस्ट वायरल डिसीजेज़ के भी, एज वेल एज दोज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये वायरल डिसीज़ के लिए भी और क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, दोनों के लिए ही क्या है, आपके लिए इफेक्टिव है। एंड इट इज़ ईजी टू सिंथेसाइज ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, ये इंडस्ट्रियल स्केल पर इजीली सिंथेसाइज है, ठीक है। इसको हम आसानी से इंडस्ट्रियल स्केल पर क्या होगा, इसको आसानी से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड इज़ वाइडली यूज्ड ग्लोबली, और इसका क्या है, आप देख सकते हो वाइडली यूज़ है, ठीक है। तो ये था, और ये इंडस्ट्रियल स्केल पर लार्ज जो है आपकी लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर्ड होती है, यानी कि फर्स्ट ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि लार्ज स्केल पर सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्लोरएम्फेनिकोल की जो है अपनी सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे ये बना, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
देख लेते हैं अपना क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। तो जो आपका क्लोरामफेनिकोल है इसका ट्रेड नेम क्या है आपका क्लोरोमाइसिटीन, और इसका आईयूपीएसी नेम अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको बता रही हूँ, तब इसका आईयूपीएसी भी समझा दूंगी। फॉर्मूला इसका होता है C11H12Cl2N2O5। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, ठीक है, देखिए इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पर एक NO2 ग्रुप होता है आपका, ठीक है, ये आपका NO2 ग्रुप बॉन्डिंग अल्टरनेशन पोजीशन पर। यहाँ पर क्या होगा आपका C होगा, ये H, ये OH, अगेन इस पे CH होता है, और इस पर क्या होगा, दो ग्रुप अटैच होंगे। कौन सा, एक हो गया आपका NH CO CH Cl2, और एक ग्रुप होता है आपका कौन सा CH2OH, ठीक है, CH2OH। तो ये है आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, ये क्लोरामफेनिकोल की स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्लोरामफेनिकोल की स्ट्रक्चर है। देखो इसका पहले फॉर्मूला देख लो, C11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। H देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, ठीक है। Cl2 आपको दो दिख रहे हैं यहाँ पे, N कितने हैं आपके पास, दो हैं, एक इधर और एक इधर, और O कितने आप देखो, दो इधर हैं, दो और एक तीन, तीन 4 और एक 5, ठीक है। तो फॉर्मूला है इससे हो गया। फिर आईयूपीएसी नेम अगर देखें तो 2,2 डाइक्लोरो, अगर इस पे देखें तो 2,2 डाइक्लोरो, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो इस पर क्या होगा 2,2 डाइक्लोरो, दो क्या आ रहे हैं, क्लोरीन आ रहे हैं, तो डाइक्लोरो N यानी कि राउमल 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, और 1,3 पे क्या है आपके डाई हाइड्रोक्सी, 1 पे है और यहाँ पे देखो 3 पे, 1 पोजीशन पे एक तो हाइड्रोक्सी और एक 3 पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1,3 डाई हाइड्रोक्सी और 1 प्रोपेन, और 1 पे क्या है आपका प्रोपेन ग्रुप है, ठीक है। ये पूरा देखो 1 से जुड़ा हुआ नहीं, पूरा प्रोपेन ग्रुप 1 2, ये रहा ना 1 2 3, तो 3 के लिए क्या यूज़ होता है प्रोप, ठीक है, प्रोपेन 2 आइल एसिटामाइड, और बाकी ये वाला जो अगर आप ग्रुप देखोगे तो क्या है एसिटामाइड, ठीक है। अमाइड ग्रुप आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया एसिटामाइड। तो ये था इसका आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम आपको, ट्रेड नेम आपको पता ही चल गया, स्ट्रक्चर हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी सिंथेसिस। तो इसकी सिंथेसिस जो है, जो इसका सिंथेसिस प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है, तो मैंने उसको स्टेप वाइज कराने की सोचा है आपको, तो स्टेप वाइज तो जो है आपको याद रहेगा, तो एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर वो बड़ा है तो फिर ऊपर से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अपनी स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, सिंथेसिस। तो हम इसको स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये बनेगा किससे, तो ये बनेगा आपका पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन से, ठीक है। किससे बनेगा आपका पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन से। चलिए बना लेते हैं अपना पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा NO2 ग्रुप है, नाइट्रो आ रहा है, ठीक है, अल्टरनेशन पे बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगा आपका CO CH3, ठीक है। ये है आपका पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन का सिंपल ब्रोमिनेशन कर दो। ब्रोमिनेशन मतलब इसमें ब्रोमीन ऐड करा दो, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं। फर्स्ट स्टेप में Br2 ब्रोमिनेशन कर दो, बस इसका क्या कर दो ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ब्रोमिनेशन करेंगे, आपको पता है ब्रोमिनेशन में क्या होगा, ये जो आपका CH3 है इसका एक H, जिसका एक H है एक Br के साथ बाहर निकल जाएगा HBr की फॉर्म में, और आपका CH2 बच जाएगा, उस पर एक Br आके जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा Br आके जुड़ जाएगा, तो CH2 Br हो जाना है बस,
कहीं ये पूरा सेम रहना है, तो चेंज कहाँ आना है, देखो चेंज कहाँ आना है, ये NO2 तो ऐसे ही, ठीक है, बॉन्डिंग अल्टरनेशन पे ऐसे ही, COO वाला बॉन्ड भी ऐसे ही, और ये बस एक H यहाँ से जाके Br के साथ चल जाएगा, तो CH2Br बच जाएगा आपका, ठीक है, CH2Br बच जाएगा आपका, यानी कि ब्रोमिनेशन हमने कर दिया, ब्रोमीन का हमने एडिशन कर दिया है, ठीक है। तो आपका बन गया है पैरा नाइट्रो एसीटोफिनॉन, लिया था आपने, कुछ नहीं किया, सिंपल उसका ब्रोमिनेशन किया और आपने बना दिया पैरा नाइट्रोफिनाल एसिड, पैरा नाइट्रोफिनासिल ब्रोमाइड, यानी कि आपका बस यहाँ से नेम चेंज हुआ है, ये एसीटोफिनॉन था, यहाँ से क्या बन गया आपका फिनासिल ब्रोमाइड, ठीक है, नाइट्रोफिनासिल ब्रोमाइड। चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका सेकंड स्टेप है, ये जो आपका पैरा नाइट्रोफिनासिल ब्रोमाइड है, जो आपका लिखिए यहाँ पे, जो आपका NO2, ये है पैरा नाइट्रोफिनासिल ब्रोमाइड है, इसको फर्दर ट्रीटमेंट कराओ किसके साथ, ये क्या है आपका हेक्सामीन टेट्रामीन, ठीक है, इसके साथ ट्रीटमेंट कराओ और HCl और C2H5OH की प्रेजेंस में। ये सिंपल क्या करेगा, ये कुछ नहीं करने वाला, ये Br को हटा के NH2 ग्रुप ऐड कर देगा, एक अमीन ग्रुप यहाँ पे दे देगा, ठीक है, और कुछ इसका रोल नहीं है। बॉन्ड ऐसे ही सब, कुछ नहीं हमने छेड़ा, और सब CH2 Br की जगह आकर एक अमीन ग्रुप जुड़ जाएगा NH2। अब इसका नाम सेम वही है, क्या है इसका नाम, पैरा नाइट्रो, क्या हो जाएगा इसका नाम, पैरा नाइट्रो फिनासिल, क्या हो जाएगा, अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ये जो पैरा नाइट्रोफिनासिल अमाइड है, ये इसका सिंपल एसिलेशन कर दो, कुछ नहीं करना, एसिलेशन कर दो। एसिलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो एसिलेशन करते हैं। चलिए थर्ड स्टेप में कुछ नहीं है, जो आपका ये बना है इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो समझ के तो ईजी रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ एसिड, क्या करोगे, इसका एसिलेशन कर दीजिए, क्या करोगे, एसिलेशन। आपको पता है एसिलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, अब हमने उस दिन भी देखा था, एसिलेशन होगा एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और वो होता है आपका CH3CO का ट्वाइस O, ठीक है, और हमने इसको ब्रेक करना भी देखा था, देखो यहाँ पर CH3CO, CH3CO और O, इस तरह ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आप यहाँ से देखो जरा, इस पर है NH2 ग्रुप, यहाँ से एक H CH3COOH के साथ एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और CH3CO ग्रुप आपके NH पे आके अटैच हो जाएगा। कुछ है इसमें, इजी स्टेप है, सिंपल। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे ही नहीं, ये क्या होगा आपका CH2 ग्रुप तो हमने छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ NH2 ग्रुप से एक H गया है, और ये भी नहीं छेड़ा तो NH हो गया। ये वाला ग्रुप तो अलग हो गया, लेकिन ये बच रहा है COCH3, ठीक है, COCH3। तो अब इसका नेम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम है आपका पैरा नाइट्रो एसिटामाइड एसिटोफिनोन।
पैरा नाइट्रो एसीटामाइड एसीटोफिनॉल। फर्स्ट स्टेप में हम बस ये आपको ये याद रखना है कि ये स्टार्ट किससे हुई रिएक्शन। पहले हमने लिया है पैरा नाइट्रो एसीटोफिनॉल, उसका सिंपल ब्रोमिनेशन कराया, Br आके जुड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, ये फर्स्ट स्टेप वाला प्रोडक्ट, उसकी रिएक्शन करा दो हेक्सामीन टेट्रामीन से। अब क्योंकि अमीन ले रखा है आपने, नाम में आ रहा है, तो आपको पता है कि सिंपल अमीन का एडिशन हो जाएगा, Br हट जाएगा, कर दिया हमने। फिर जो आपका ये ग्रुप बना है, क्या बना है ये पैरा नाइट्रोफिनासिल अमाइड, इसका फर्दर एसिलेशन करा दो। एसिलेशन तो आपने पैरासिटामॉल में और एस्प्रिन में भी कराया था, वही हमने यहाँ पे भी करा दिया। सिंपल आप जब उसको बॉन्ड ब्रेक करोगे, आपको अपने आप ही बॉन्ड ब्रेक जब इसका एसिड एनहाइड्राइड का करोगे तो आपको पता रहेगा कि H यहाँ से जाना है और इस पर CO और CH3 ग्रुप आना ही आना है, यानी कि पैरा नाइट्रो एसिटामाइड एसीटोफिनॉल बन गया। नेक्स्ट स्टेप अब देखेंगे हम इसका, ठीक है। इसको फर्दर ट्रीटमेंट करा दो फॉर्मल्डिहाइड या एक्वस Na2CO3 के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। अब जो आपका ये बना है, इसको फर्दर ट्रीटमेंट कराओ किससे, HCHO से इन एक्वस किसमें, Na2CO3 से। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका CH2 वाला ग्रुप है, ये वाला, इस पर एक H और है, तो ये CH करके इस तरह से इस वाले ग्रुप से जुड़ेगा, और जो इसका एक H है ये इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ जाके क्या बना लेगा, CH2OH की फॉर्म में बना लेगा। यानी कि जो आपका क्या था, आपका एल्डिहाइड ग्रुप, जो ये है फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है आपको, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसने क्या किया अपना, इसने क्या किया, एल्डिहाइड ने अपना क्या कर लिया, रिडक्शन करके क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से उसने H कहाँ से ले आया है, CH वाले से। तो यहीं पे बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना है, NHCO CH3 ग्रुप एज इट इज़, यहाँ पे आएगा आपका क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2OH, अल्कोहल ग्रुप बना लिया इसने, ठीक है। क्या बनाया इसने, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव। चलिए एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के 3 स्टेप हम बाद में करते हैं, पहले ये रफ करना पड़ेगा ऊपर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ स्टेप अपना, ठीक है। जो आप लोगों का 5th स्टेप है वो देखते हैं बच्चों। तो 5th स्टेप है आपका, ये जो आपका बना था, पहले तो इसको ही लिख लेते हैं, ठीक है। वन, 2 एंड 3, ठीक है। बॉन्ड आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा CH, और यहाँ पे आपका आ रहा है क्या, NHCO CH3, नीचे क्या हो जाएगा आपका CH2OH। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा सेम है। इस वाला ये जो आपको कीटोन ग्रुप दिख रहा है ना, इसको फर्दर ट्रीटमेंट कराओ, इस पूरे कंपाउंड को किससे ट्रीटमेंट कराओ, एल्यूमिनियम, किससे, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ। और आपने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। ओपन एयर ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स इसमें पढ़ा है। और दूसरा, इसको हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड्रोकीटोन के रिडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज्ड फॉर
रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और जो आपका ओपेनहाइमर ऑक्सीडेशन है सेकेंडरी अल्कोहल का, उसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें फिलहाल अभी यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिख रहा है, इसका रिडक्शन कराना है, तो हमने क्या लिया, आइसोप्रोपोक्साइड लिया है। इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है आपका, CH3 का ट्वाइस CHO का होल थ्राइस इंटू AL, ये होता है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब इसका काम क्या है, अभी आपने लिखा रिडक्शन कराएगा, तो आपको एक कीटोन ग्रुप दिख रहा है, कुछ नहीं करना, जो आपको एक कीटोन ग्रुप दिख रहा है इसका रिडक्शन होगा, यानी कि वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H ऊपर एक H नीचे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब आप देखो तो OH और ये क्या हो गया H, ये होता है, ये वाला ग्रुप आपको जोड़ना है। देखो कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे NO2 एज इट इज। इस रिएक्शन लेंथी है, स्टेप ज़्यादा है, लेकिन समझ के करोगे तो बहुत ही आसान है। तो एक क्या हो गया H और यहाँ पे क्या हो गया OH, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। NHCO CH3 और ये हो गया आपका CH2OH, ठीक है, CH2OH। चलिए एक बार लिखिए, ठीक है। हमने सिंपल कीटोन का रिडक्शन किया है, एक H ऊपर और एक HC के पास आएगा, तो ये आपका बन गया है, ठीक है। अब इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसका। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो आपका बना है, क्या बना है आपका, ये हाइड्रोमिथाइल डेरिवेटिव था, उसका क्या बन गया, DL फॉर्म बन गया है। अब क्या करोगे, इसका फर्दर क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। कुछ था आपका फर्स्ट स्टेप में, सिंपल हमने क्या लिया, फर्स्ट आपको बस इनिशिएशन स्टेप पता होना चाहिए कि हमने इसको क्या किससे बनाया है। तो हमने इसको बनाया पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन से, उसका सिंपल ब्रोमिनेशन किया फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट बना था उसका हमने क्या किया, हेक्सामीन के साथ ट्रीटमेंट किया। अब आपको पता है क्योंकि अमीन सा कुछ आ रहा है, तो एक BR की जगह अमीन ग्रुप आ जाएगा। फिर हमने उसको फर्दर क्या किया, जो आपका अमीन वाला ग्रुप बना उसका क्या कर दिया, एसिलेशन कर दिया। सिंपल एसिलेशन के बाद क्या हुआ आपका, क्या हो गया, एसिटामाइड डेरिवेटिव आके जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये हमने स्टेप किया था उसके बाद हमने इसको फर्दर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराई। फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बना उसका हमने आइसोप्रोपोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराया, क्योंकि हमें अपना कुछ ये वाला स्ट्रक्चर तो हमारे स्ट्रक्चर में है, क्लोरोएम्फिल वाले स्ट्रक्चर में हमारा ये वाला तो पोर्शन है, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कीटोन का रिडक्शन करा दिया आइसोप्रोपोक्साइड से, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से। अब इसका क्या करा, फर्दर हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, बस हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हाइड्रोलिसिस HCl से कर दीजिए इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका ये वाला ग्रुप है COCH3, देखो तो ये क्या करेगा, COCH3 CO क्या हो गया, यहाँ पे CH3 COCl बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा बाहर, CH3 COCl, ठीक है। एसिड क्लोराइड आपका बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये लिख दो आप -CH3 COCl, ये बाहर निकल रहा है, CH3 CO और एक Cl ये बाहर निकल गया, ये वाला H आके जुड़ जाएगा आपके H से, N से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपल HOH, ये क्या हो गया आपका NH2 और ये हो गया आपका CH2OH, ठीक है। चलिए एक बार कर लीजिए, फिर हम लास्ट स्टेप देखते हैं अपना, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन करना है इसका, ठीक है। चलिए
अब इसका क्या कर दो आप, रिजोल्यूशन कर दो विद डी कैम्फेरिक एसिड के साथ, तो देखो क्या बनेगा। ठीक है, जो आपका भी कंपाउंड बना है NO2 और क्या था आपका बॉन्डिंग एसिड, ठीक है, HSA OH, नेक्स्ट आपका CH NS2 और क्या आ जाएगा आपका CH2 OH। इसका क्या करोगे, रिजोल्यूशन कर दीजिए सिंपल विद डी कैम्फेरिक एसिड के साथ। ठीक है, और क्या होगा, डाइक्लोरोमेथिल एसीटेट ले लीजिए आप, ये क्या करेगा, एडिशन करेगा, एडिशन ऑफ साइड चेन में क्या करेगा, एडिशन करेगा। ठीक है, साइड चेन में क्या करेगा आपका, एडिशन करेगा। ठीक है, तो अब आपका बन जाएगा, क्या बनना था आपका, अरे NS2 CO CH Cl2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 OH। यही तो आपका क्या था, आपका क्लोरमफेनिकॉल हो गया इसका सिंथेसिस। यही था आपका क्लोरमफेनिकॉल जो हमने बना लिया है 7 स्टेप में। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं इसके। चलिए अब यूजेस देख लेते हैं क्लोरमफेनिकॉल के। क्लोरमफेनिकॉल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इन टॉपिकल इन्फेक्शंस ऑफ आई एंड स्किन। और अगर आपके आई और स्किन में भी इन्फेक्शंस हैं तब भी हम क्या करते हैं, उसके लिए क्लोरमफेनिकॉल का यूज़ करते हैं। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि ये हमें क्या है कि 500 mg इन एवरी 6 आवर टू अडल्ट। और ये अडल्ट के लिए कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में एडमिनिस्ट्रेटेड है, तो वो है आपकी 500 mg इन एवरी 6 आवर। हर 6 घंटे में कितनी लेनी है, 500 mg लेनी है। और ये क्या है, एक अडल्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल के बारे में हमने पढ़ा। और कल हम देखेंगे एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, ये था हमारा क्या, एंटीबायोटिक एजेंट्स। कल हम देखेंगे एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।